भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा एस्टैब्लिश किया गया सामान्य नियम या नॉर्मल रूल ये है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान एविडेंस के रूप में हमेशा बेस्ट एविडेंसेस ही प्रोड्यूस किए जाने चाहिए। और यहाँ पर बेस्ट एविडेंस से तात्पर्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और ओरल एविडेंसेस से होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा कुछ एविडेंसेस को, जिनको अदर एविडेंसेस की श्रेणी में आते हैं, उनको नकार दिया गया है कि ये यहाँ पे रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। इन अदर एविडेंसेस की श्रेणी में या अन्य साक्ष्यों की श्रेणी में एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जिसको हम हेरसे एविडेंस के नाम से जानते हैं, ये भी आता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी हेरसे एविडेंस के बारे में, इनकी मीनिंग क्या है, इनका कहाँ से उत्पत्ति हुई और इनके अलावा किन बेसिस पे, किन वजह से इनको नकार दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। स्टीफन के अनुसार हेरसे शब्द बहुत ही कंफ्यूज्ड वर्ड है, क्योंकि इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर ये हेरसे या अफवाह, इनका उपयोग उन बातों के लिए किया जाता है जिनको पहले सुना जाता है और फिर से बोला जाता है। और कहीं कहीं पे ये वो बातें होती हैं, ये वो फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का रेफरेंस दिया जाता है कि हमने तो भाई इनसे सुना था। और कहीं कहीं पे लीगल सिस्टम के अंतर्गत, इनके अंतर्गत वो बातें आती हैं जो कि इररिलेवेंट मानी जाती हैं। सामान्य शब्दों में बात की जाए तो हेरसे शब्द का हिंदी अर्थ अफवाह या इनकी शुद्ध हिंदी अनुश्रुति होते हैं। यानी कि वो चीज़ें, वो बातें, वो फैक्ट्स जो कि कहीं सुनी होती हैं, जो अफवाह के रूप में होती हैं, जिनके बारे में, जिनकी जेन्युइननेस के बारे में, जिनकी वास्तविकता के बारे में कहीं भी प्रॉपर एक पुख्ता सबूत नहीं मिलता। कॉमन लॉ सिस्टम के फंडामेंटल रूल के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया है कि हेरसे एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं होंगे और इसी वजह से भारत में भी इनकी एडमिसिबिलिटी नहीं मानी गई है, इनको रिलेवेंट नहीं माना गया है, इनको नकार दिया जाता है। इनके कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको नकारा जाता है, जिसका पहला रीजन ये है कि वो व्यक्ति जो कि इन बातों को, इन फैक्ट्स को बोल रहा होता है, इनके बारे में बता रहा होता है, वो खुद इसको लेके इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना जिम्मेदार नहीं होता। अगर उससे इसके पुष्टता के बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में कभी सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो वो व्यक्ति ये कहकर टाल देता है कि ये बातें मैंने इस फला व्यक्ति से सुनी थी। और इसीलिए इनके ट्रस्टवर्थी होने के, इनके सत्य होने के बारे में बहुत ही मतभेद होता है। इनको ना मानने का दूसरा रीजन ये होता है कि हर रेपिटेशन पे इन फैक्ट्स को और तोड़ा मरोड़ा जाता है। यानी ये जितने लोगों से होकर सफ़र करते हुए पहुंचते हैं, उतनी ही बार तोड़े मरोड़े जाते हैं, उतनी बार ही इनका परिवर्तन होता है। इसलिए ये चलते हैं किसी और रूप में और पहुंचते पहुंचते लास्ट स्टेज पे ये किसी और रूप में ही हो जाते हैं। इनको ना मानने का तीसरा रीजन ये है कि अगर इनको परमिट कर दिया गया, इनको अलाउ कर दिया गया, तो इसके बारे में ये आशंका लगाई जाती है, ये सोचा जाता है कि इसकी वजह से लीगल सिस्टम में बहुत ही फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट में एक झूठी बात को चिपकाने की कोशिश करेगा और जब इनके जेन्युइननेस के बारे में, इनके जेन्युइन होने के बारे में सवाल किया जाएगा तो वो इस चीज चिपका देगा कि ये बातें तो मैंने किसी और व्यक्ति से सुनी थी या किसी और व्यक्ति ने ये बात मुझसे बोली थी। और इनको न मानने का सबसे लास्ट रीजन ये है कि ये बातें जहां से उत्पन्न होते हैं, जहां से इनकी उत्पत्ति होती है, उस व्यक्ति का कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन संभव नहीं होता। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ अपवाद या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पे पहला एक्सेप्शन इसका हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में दिया गया रेस गेस्टे का प्रोविजन है। दूसरा एक्सेप्शन इसका एडमिशन, तीसरा कन्फेशन, चौथा कॉन्फिडेंशियल एविडेंस और पांचवा डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये सब चीजें इस हेरसे एविडेंस के एक्सेप्शंस या अपवाद माने जा सकते हैं। तो ये थे हेरसे एविडेंस के बारे में मेजर प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।